नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 20 मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के साथ साथ रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास में क्या क्या प्रश्न लिए गए हैं। 1 नंबर प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता होती है 0, अधिकतम, घटती हुई, न्यूनतम। तो उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध की बात अगर की जाए तो इसे हम एक आरेख की सहायता से अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। और आरेख में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में 3 संबंध बताए गए हैं। यह 3 संबंध क्या क्या हैं इसे हम लोग देखते हैं। तो यह आरेख जो है, यह आरेख टोटल यूटिलिटी को बता रहा है, जो प्रारंभ में बढ़ता है, फिर शीर्ष पर होता है और फिर घटने लगता है। और यह आरेख जो है, यह मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता को बताता है, जो प्रारंभ में घटता है, फिर 0 होता है और फिर ऋणात्मक होता है। जहाँ पर 0 होता है मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि का स्तर दिखाया गया है। तो अब इसमें क्या क्या संबंध हैं। जब टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। टोटल यूटिलिटी जब अधिकतम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। और टोटल यूटिलिटी जब घट रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ऋणात्मक है। इस प्रकार से जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता होती है। तो सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी घटती हुई होती है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है सी, यह घटती हुई है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। तो कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, जब यह अधिकतम है यहाँ पर तो सीमांत मान लेते हैं ई बिंदु पर, तो सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है। इसी को ही पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। पूर्ण तृप्ति का बिंदु ऐसा बिंदु है जहाँ पर टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो कुल उपयोगिता अधिकतम, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार से 2 का सही आंसर ए है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, जब टोटल यूटिलिटी घटती दर से बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी सदैव ही, तो मार्जिनल यूटिलिटी सदैव ही क्या होती है, जब टोटल यूटिलिटी, यह है टोटल यूटिलिटी घटती दर से बढ़ती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी सदैव ही क्या हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी सदैव ही बढ़ रही है, यह बढ़ रही है, फिर यहाँ घटना, तो बढ़ रही है या बढ़ेगी, तो बढ़ेगी। सही आंसर 3 का जो है वह है बी। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, संतृप्त बिंदु पर किसी विशिष्ट वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। तो संतृप्त बिंदु पर किसी विशिष्ट वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो है वह टोटल यूटिलिटी संतृप्त बिंदु पर कैसी होती है, शीर्ष पर होती है। तो संतृप्त बिंदु पर किसी विशिष्ट वस्तु की सीमांत उपयोगिता 0 होती है। तो जब टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, 0 अधिकतम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, अर्थात यह संतृप्त बिंदु है और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न जो है यह टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध के बीच थे। अगला प्रश्न है जो वह है 5 नंबर, यदि एक उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु x का उपभोग करता है तो उसे संतुलन तब प्राप्त होता है जब, तो x वस्तु का उपभोग करने पर उसे संतुलन प्राप्त होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी x बराबर px है। तो यह जो दिया गया है
बी ऑप्शन में दिया गया। तो 5 का सही आंसर बी है। अगला, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब। तो दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब MU1/P1 बराबर MU2/P2 होता है। तो यह सही आंसर सी है 6 नंबर प्रश्न का। अगला 7 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है किन वस्तुओं के संदर्भ में? सामान्य वस्तु के संदर्भ में, गिफिन वस्तु के संदर्भ में, निम्न कोटि की वस्तु के लिए इनमें से कोई नहीं। तो मांग वक्र का ढलान जो है ऊपर की ओर गिफिन वस्तु के संदर्भ में होता है। क्यों? गिफिन वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात यह धनात्मक होता है। तो गिफिन वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता, इसलिए मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर गिफिन वस्तु के संदर्भ में होता है। तो 7 का सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, मांग में वृद्धि होती है। तो मांग में वृद्धि कब होती है? जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण मांग में वृद्धि होती है। ठीक। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण मांग में वृद्धि होती है। ठीक। प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण मांग में वृद्धि होती है। यह भी सही। तो उपरोक्त सभी सही है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर सही है डी। अगला 9 नंबर प्रश्न है, मांग के संकुचन की स्थिति में हम संचलन करते हैं। ए, समान मांग वक्र पर निचले बिंदु से ऊपरी बिंदु की ओर, दूसरे मांग वक्र पर बाईं ओर, दूसरे मांग वक्र पर दाईं ओर, समान मांग वक्र पर ऊपरी बिंदु से निचले बिंदु की ओर। तो मांग वक्र के संकुचन की स्थिति में हम संचलन जो है वह समान मांग वक्र पर निचले बिंदु से ऊपरी बिंदु की ओर करते हैं संकुचन। और अगर ऊपरी बिंदु से निचले बिंदु की ओर आते हैं तो मांग में विस्तार हो जाएगा। जैसे यह मांग वक्र की स्थिति है, तो अगर नीचे की ओर आएंगे तो मांग में विस्तार हो जाएगा और ऊपर की ओर जाएंगे तो मांग में संकुचन होगा। ऊपर की ओर उपभोक्ता कब जाता है? जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, अर्थात कीमत जो है P से P1 हो जा रही है। तो उपभोक्ता क्या कर रहा है? X से X1 की तरफ आ जा रहा है, अर्थात वस्तु की कम मात्रा खरीदता है कीमत बढ़ने पर। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि मांग में संकुचन की स्थिति में हम संचलन करते हैं, उपभोक्ता संतुलन करता है। तो उपभोक्ता जो है मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर संचलन करता है। तो सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मांग के नियम की मान्यताओं से अभिप्राय है। तो मांग के नियम की मान्यताओं से अभिप्राय क्या है? वस्तु की अपनी स्थिर कीमत, बी, उत्पादन की स्थिर लागत, सी, वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के निर्धारक तत्व, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो मांग के नियम की मान्यताओं से अभिप्राय जो है वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के निर्धारक तत्व से है। तो सही आंसर सी है 10 नंबर प्रश्न का। और अगर मांग के नियम की मान्यताओं की बात की जाए तो मांग के नियम जो है अन्य बातों के समान रहने पर जो मान्यताएं हैं वह निम्न बातों को शामिल करती हैं। क्या बातें हैं? कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें उपभोक्ता की आय के स्तर एवं वितरण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए मांग के नियम की व्याख्या करते समय, या उपभोक्ता की रुचि स्वभाव या फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी रहनी चाहिए, वस्तु की किसी नए प्रतिस्थापन की खोज नहीं होनी चाहिए। अर्थात मांग के नियम का अध्ययन करते समय अर्थव्यवस्था में नई वस्तु की खोज नहीं होनी चाहिए, इससे मूल्य में प्रभाव आएगा। वस्तु की कीमत में निकट भविष्य में और परिवर्तन की आशा नहीं होनी चाहिए। संपत्ति की कुल पूर्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मांग का नियम जो है इन मान्यताओं पर आधारित है, जो
कीमत एवं वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध की बात करता है। अब अगला जो प्रश्न है, पेप्सी तथा कोको कोला उदाहरण है पूरक वस्तु के, सामान्य वस्तु के, स्थानापन्न वस्तु के, उपरोक्त सभी के। तो पेप्सी तथा कोको कोला जो एग्जाम्पल हैं वह स्थानापन्न वस्तु के हैं। तो 11 का सही आंसर जो है सी है। अगर स्थानापन्न वस्तु की बात की जाए तो वे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। या कह सकते हैं कि यदि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने पर किसी दूसरी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि होती है तो ये वस्तुएं जो हैं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। चाय और कॉफ़ी, गेहूं और चावल, पेप्सी और कोको कोला जो है स्थानापन्न वस्तु के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से सामान्य वस्तु की बात की जाए तो सामान्य वस्तु बताता है कि मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उपभोक्ता की आय घटने पर कम की जाती है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग जो है बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय घटने पर मांग कम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु क्या है? जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय घटने पर कम हो जाती है, उसे सामान्य वस्तु कहा जाता है। सामान्य वस्तु में आय और वस्तु की मांग में विपरीत सीधा संबंध देखने को मिलता है। तो पूरक वस्तुओं की अगर बात की जाए तो यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर किसी दूसरी संबंधित वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होती है तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे पेन स्याही, मोटर कार पेट्रोल, चाय चीनी, रोटी मक्खन जो है पूरक वस्तु के एग्जाम्पल हैं। अगला 12 नंबर प्रश्न है, मांग का नियम निम्न वस्तु पर लागू होता है। मांग का नियम निम्न वस्तु पर लागू नहीं होता है। तो मांग का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो पूरक वस्तु पर लागू होता है, सामान्य वस्तु पर लागू होता है, निम्न वस्तु पर लागू होता है, गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के कारण मांग वक्र का ढलान होता है। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के कारण मांग वक्र का ढलान जो है नीचे की ओर होता है। बी आंसर सही है। मांग तालिका एवं मांग वक्र सूचना देता है, किसकी सूचना देता है? समान असमान ए था बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो मांग तालिका जो है मांग तालिका तथा मांग वक्र जो है समान सूचना देता है। 14 का सही आंसर ए है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, एक उपभोक्ता ₹9 प्रति इकाई पर एक वस्तु की 18 इकाई खरीदता है। उस वस्तु की कीमत लोच -1 है। उपभोक्ता 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की कितनी इकाई खरीदेगा? तो यहाँ इकाई ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। पी कितना है? 9 दिया गया है और P1 की अगर बात की जाए तो 10 दिया गया है। तो डेल्टा P कितना हो जाएगा? P1 माइनस P तो बराबर 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। Q बराबर कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। Q1 बराबर ज्ञात करना है। तो मांग की लोच की अगर बात की जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो इसमें इलास्टिसिटी दी गई है -1 दी गई है बराबर 9/18। 9 क्या है? 9 P है और 18 जो है कहाँ से मिला है? 18 जो है खरीदी गई वस्तु की मात्रा है, गुणे डेल्टा Q पूछा गया है, Q हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो डेल्टा Q बराबर -9, 2 से ये कट जाएगा तो डेल्टा Q बराबर -2 हो जाएगा। तो डेल्टा Q बराबर हो जाएगा Q1 - Q। तो डेल्टा Q -2 दिया गया तो -2 बराबर Q -18 हो जाएगा। इस प्रकार से Q1 बराबर हो जाएगा 18 - 2। तो यह Q1 हो जाएगा। तो यह सही आंसर जो है आ जाएगा Q1 बराबर 16 और 16 दिया है इसमें 32, 16, 40, 80।
तो 16 बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 15 का सही आंसर बी है। अगला 16 नंबर प्रश्न, तो यह क्वेश्चन जो है P/Q इंटू डेल्टा Q/P से निकलेगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु की मांग की कीमत लोच -1 है। जब इसकी प्रति इकाई कीमत 1 रुपये गिरती है तो मांग 16 इकाइयों से बढ़कर 18 इकाई हो जाती है। परिवर्तन से पूर्व की कीमत का परिकलन कीजिए। तो इसमें जो है परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन से पूर्व की कीमत को ज्ञात करना है। मतलब यहाँ हमें 16 नंबर प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। P जो है ज्ञात करना है। और डेल्टा Q की अगर बात की जाए तो डेल्टा Q 18 - 16 से निकालेंगे तो 2 इकाई आएगा और डेल्टा P बराबर 1 रुपये दिया गया है। तो इसको मांग की लोच ED बराबर से निकालेंगे। ED बराबर P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। तो 1 दिया गया है, ED -1 है, P/16 गुणे 2/-1। तो ये हो जाएगा, इसको 2, ये 8 बचेगा, तो 8 बराबर -P। तो P बराबर जो हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। तो 8 दिया गया है किसी ऑप्शन में, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में 8 A में दिया गया है, तो 16 का सही आंसर A है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, जब मांग वक्र x अक्ष के समांतर होता है तो ED होती है। तो मांग वक्र जब x अक्ष के समांतर होता है या x अक्ष के समांतर जब मांग वक्र होगा तो मांग की लोच जो है पूर्णतः लोचदार होगी। और यहाँ पर जब मांग वक्र y अक्ष के समांतर पूछा है, जब मांग वक्र y अक्ष के समांतर होगा तो मांग की लोच जो है लोचदार होगी। और लोचदार होने का मतलब 0, मांग की लोच 0 होगी, 0 बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 17 का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, आरेख से पूछा गया है। आरेख में x अक्ष पर मांग की मात्रा तथा y अक्ष पर उपभोक्ता की आय को दिखाया गया है। DD मांग वक्र प्रदर्शित कर रहा है। इसमें पूछा गया है, उपरोक्त चित्र के आधार पर DD मांग वक्र प्रदर्शित करता है। तो मांग वक्र क्या प्रदर्शित कर रहा है, मांग का नियम, उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता की आय एवं मांग में संबंध, गिफिन वस्तु। तो इसमें मांग वक्र जो है वह उपभोक्ता की आय एवं मांग में संबंध को बताता है। तो सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर प्रश्न, से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न संभव मात्राओं से है जो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो मांग से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न संभव मात्राओं से है जो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। तो सही आंसर जो है बी है, 20 का सही आंसर बी है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, मांगी गई मात्रा। तो मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। तो इस प्रकार से सही आंसर मांगी गई मात्रा डी में दिया गया है, डी सही आंसर है 20 का। 21 का सही आंसर डी है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 21 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों तक शेयर करें।